वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, जिसको डेवलप किया है इमैनुअल वॉलरस्टीन ने 1974 में। तो आइए जल्दी से जानते हैं हम इसके मेन टेनेट्स क्या हैं इस थ्योरी के, और एक दो एग्जांपल लेके समझेंगे कि वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी है क्या। इमैनुअल वॉलरस्टीन एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, जो कि काफ़ी प्रभावित थे मार्क्सिस्ट वे ऑफ थिंकिंग से। तो जब 20वीं सेंचुरी में मार्क्सिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट था वो ये बिजी था पता लगाने में कि जो ये इम्पीरियलिस्टिक थिंकिंग थी, जो एक साम्राज्यवादी सोच थी, ये यूरोपियन नेशंस में कैसे डेवलप हुई, और इसमें कैपिटलिज्म का जो पूंजीवादी का कितना बड़ा रोल था इसको एक एंड पॉइंट तक ले जाने में, कि इन यूरोपियन कंट्रीज को आपस में ही एक दूसरे को कॉलोनाइज करने की रेस लग गई, और फिर फाइनली फर्स्ट और सेकेंड वॉर होता है सेटलमेंट के लिए। तो इस हद तक ले जाने के लिए इसमें किसका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल था? तो ऐसे तो था नहीं कि इन जो नेशंस थे ये एक दिन उठे और बोले चलो ठीक है अब हम चलते हैं नए देशों को कॉन्कर करेंगे, उनको अपने अंडर लेंगे, उनको अपने अधीन करके फिर वहाँ पे राज्य करेंगे। तो ऐसा किस वजह से हुआ था? कोई ना कोई एक पॉलिटिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिक रीज़न ज़रूर रहा होगा, और वही जानने की कोशिश में ये फिलोसोफर्स, ये थिंकर्स लगे थे। तो इसी में वॉलरस्टीन की थ्योरी आती है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि जो इम्पीरियलिज्म है वो एक स्टेट लेड प्रोसेस है। इम्पीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद जो है वो एक स्टेट लेड प्रोसेस है। अब एक स्टेट जो है वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, अपना इंटरेस्ट देखता है, और इसी वजह से उसने नई नई टेरिटरीज को एक्सप्लोर किया और उसकी जो टेरिटरी थी उसको अपने अंडर लिया, जिससे अपना मार्केट वो एक्सपेंड कर सके। तो अब लेकिन वॉलरस्टीन जो थे उनकी अप्रोच डिफरेंट थी। उन्होंने क्या किया कि एक टाइम पीरियड उठाया और उसका एनालिसिस किया। उस बीच में देखा कि जो नेशंस हैं उनके आपस में किस तरीके के संबंध है, जो एक बड़ा नेशन है उसका छोटे नेशन के साथ किस तरीके का ट्रेड रिलेशन है, किस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस में वो किस तरीके का बर्ताव करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी की, और अपनी स्टडी के आधार पर उन्होंने उन नेशंस को 3 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला था द कोर, फिर द सेमी पेरिफेरी और द पेरिफेरी। अब इसका एम था इस डिवीजन का कि ये किस वजह से इस कंक्लूजन पे आए इस डिवीजन पे, वो इसलिए था क्योंकि इन्होंने जब स्टडी किया तो पाया कि जो नेशंस हैं वो अपने आप में अलोन एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि आपको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ अलग चाहिए ही, और एक टेरिटरी में अगर कुछ नई चीज बन गई है तो वो आपको अपनी टेरिटरी में चाहिए ही चाहिए। वो किस तरीके से बनी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेक्नोलॉजिकल कोई गैजेट आता है एक कंट्री में, तो उसको कैसे नई कंट्रीज चाहती हैं कि वो भी उस गैजेट को अपने यहाँ लेके आए। तो ये किस तरीके से हो रहा है? तो एक नेशन को अलोन रहना, एक सेक्लूडेड आइसोलेटेड रहना वो हो नहीं पाया है अभी तक। इन्होंने ये पाया, और जो नेशन है वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं है, वो कभी भी एक अलोन सेक्लूडेड नहीं रह रहे हैं बाकी सब कंट्रीज के साथ, क्योंकि इंटरेक्शंस बराबर हो रहा है उन सबके बीच में, ट्रेड रिलेटेड ट्रीटीज हो रही हैं, और हर तरीके का इंटरेक्शन ग्लोबल लेवल पर चल रहा है। और उन्होंने ये भी पाया कि कुछ नेशंस हैं वो एक स्पेशलाइज्ड हैं एक तरीके का इकोनॉमी में या फिर किसी इंडस्ट्री में, तो वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो उस तरीके के प्रोडक्ट की चाह सबको होती है, तो और नेशंस चाहते हैं कि वाले प्रोडक्ट उनके वहाँ आए, और उसी तरीके से वो जो नेशंस हैं वो भी कोई किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं, तो वो भी अपनी जो भी स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंसी हमेशा बनी रहती है, और इसी वजह से जो कैपिटलिस्ट जो एक सोच थी, पूंजीवादी जो सोच थी, वो यहीं से इसको बढ़ावा मिलता है। जैसे एक देश है उसके पास मशीन्स बहुत सारी हैं कपड़े बनाने के लिए, बहुत सारी मशीन्स हैं, वो इसका मशीन्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर लेता है। अब कपड़े बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो उसको पहले वो क्या करेगा? अपनी कंट्रीज में एक्सप्लोर करेगा। अब अपनी कंट्रीज में उसने कर लिया, फिर अब उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि वो नया नया कपड़ा लॉन्च हुआ है, सबको चाहिए वो उस कंट्री में। अब धीरे धीरे वो एक्सपेंड करते हैं, बाहर विदेशों में अपना कपड़ा बेचने चले जाते हैं। अब उनको और रॉ मटेरियल चाहिए क्योंकि मार्केट अब बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो और रॉ मटेरियल्स के लिए वो क्या करेंगे? किसी बड़े नेशन से तो वो लाएंगे नहीं रॉ मटेरियल, वो ऐसे नेशन को देखेंगे जो छोटा मोटा देश हो, उसके वहाँ उनको खर्चा कम लगे, तो वो वहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं, अपने यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर उन्हीं के वहाँ जिनके यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए उन्हीं के वहाँ वो माल लेके चले जाएंगे बेचने के लिए। तो इस तरीके से फिर ये कैपिटलिस्ट जो सोच थी यहाँ से डेवलप होती है।
फिर आते हैं द कोर ग्रुप ऑफ स्टेट्स को। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन है कि कोर क्या होता है, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी क्या है। तो द कोर ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं वेस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न यूरोप में आप ले लो जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सबको ले लो। और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और अमेरिका हो ही गया। तो रेफर्स टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, प्रोवाइडिंग हाई वेजेस ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, इनकरेजिंग हाई लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जिससे जब हाई वेजेस मिलती हैं तो इन्वेस्टमेंट भी हाई होता है, और वेलफेयर सर्विसेज भी, सुख सुविधाएं बहुत है, मेडिकल फैसिलिटीज और इंश्योरेंस वगैरह सारी सुविधाएं स्टेट प्रोवाइड करता है। द सेमी पेरिफेरी स्टेट्स जो हैं वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, अर्जेंटीना, क्यूबा, ये सारी कंट्रीज हैं, ये लैटिन अमेरिका में आती हैं। तो यहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जो कि एक 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 इंडिविजुअल द्वारा रूल्ड हैं ये नेशंस, दैट प्रोवाइड लो वेजेस प्रोवाइड होते हैं, पुअर वेलफेयर, बहुत कम ही वेलफेयर सर्विसेज होती हैं सिटीजन्स के लिए। अब पेरिफेरी स्टेट्स हैं सब सहारन, सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ एशिया। तो अब अफ्रीकन कंट्रीज इन नेशंस में जहाँ तक है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है, वर्कर्स के पास काम करने के लिए खाली एक दिन का काम होता है और डेली भत्ते, डेली वेजेस पे काम करते हैं वो, और वेलफेयर सर्विसेज नहीं होती कोई। तो जो कोर कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, वो ऐसी ही कंट्रीज को टारगेट करते हैं जहाँ पे चीप लेबर मिल जाए और उनका पैसा कम से कम खर्चा हो और वो मैक्सिमाइज कर सकें अपने प्रॉफिट को। तो जो कोर कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, इज एबल टू प्रोड्यूस हाई प्रॉफिट कंजम्पशन गुड्स फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी मार्केट्स। तो अब वो जो रॉ मटेरियल्स है वो भी एक तो सस्ता इन देशों में मिल जाएगा आपको, सब सहारन, सेंट्रल अफ्रीका और साउथ एशियन नेशन में। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो अगर यहाँ पे वो उसका कुछ मटेरियल है जो इन नेशंस में आपको मिलेगा तो वो बहुत चीपली आपको मिल जाएगा। तो अब इसी वजह से जो कोर कंट्रीज हैं वो यहाँ के रॉ मटेरियल्स लेके जाएंगे या फिर उनको यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे अपना कुछ कारखाना बनाएंगी, वहाँ पे चीप लेबर मिल जाएगा तो अच्छे से यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उनको वापस लेके जाएंगे अपने यहाँ, वहाँ पे उनको फिनिशिंग टच देंगी और वहाँ से फिर सारे टैक्स वैक्सेस लगा के उनको फिर से भेजेंगी इन्हीं कंट्रीज में, सेमी पेरिफेरी स्टेट्स में और पेरिफेरी मार्केट्स में, कि यहाँ पे जाएं और अपना प्रॉफिट फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकें। मतलब जो पैसा पहले चीप लेबर था उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट किया, उसके बाद फिर जितने भी पैसे ये दे रहे हैं वो तो कम से कम तो हैं ही, उसके साथ फिर अपना टैक्स वैक्स लगा के फिर से उसी प्रोडक्ट को यहाँ भेज रहे हैं महंगे दाम में। तो वो कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं इन सब सिचुएशंस को जो कोर स्टेट्स हैं। और यही सब इस यहाँ पे डिस्कस किया था इमैनुअल वॉलरस्टीन ने अपनी इस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, ऑल्दो हिस्टोरिकली सम स्टेट्स हैव चेंज्ड देयर ग्रुप फ्रॉम पेरिफेरी टू सेमी पेरिफेरी। अब क्योंकि जो कुछ नेशंस हैं वो अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो जाते हैं तो वो अपना ये जो ग्रुप है, 3 ग्रुप हैं, इसको वो स्विच करते रहते हैं। जो सेमी पेरिफेरी वाले हैं वो कोर में चले जाएंगे, जो पेरिफेरी वाले हैं वो सेमी पेरिफेरी में आ जाएंगे। वो अपने डेवलपमेंट पे निर्भर करेगा। और capitalism always needs a peripheral region that provide the means for the core to sustain a high level of consumption and security। अब जो कैपिटलिज्म है उसको बने रहने के लिए, पूंजीवाद को बने रहने के लिए उसको क्या चाहिए, रिलेशंस ऑफ डिपेंडेंसी चाहिए और इनइक्वालिटी चाहिए और एक पेरिफेरल रीजन चाहिए। तो अब अगर सभी प्रदेश जो हैं, सभी देश जो हैं वो अपने आप में कोर बन जाएं तो जाहिर सी बात है फिर वो एक अनार्की वाला सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। क्योंकि अगर सब बराबर हो गए तो हर नेशन चाहेगा एक दूसरे नेशन से आगे निकलने के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर से एक वॉर का सिनेरियो क्रिएट हो ही जाएगा। तो जो इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि कैपिटलिज्म के लिए इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो नेशंस हैं वो अनइक्वल रहें। क्योंकि जो मेन कैपिटलिस्ट कंट्री हैं उनको चाहिए जो स्मॉलर नेशंस जो अंडर डेवलप्ड हों उनको वहाँ पे जो चीप लेबर मिल सके, उनके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो सस्ते में मिल सकें और उनकी जो बड़ी मार्केट जो है वो मिल सके जिसके अंदर एक उत्सुकता हो। ऐसे जो कैपिटलिस्ट जो नेशंस हैं, अमेरिका ले लो या फिर कनाडा या यूरोप के नेशंस, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा एक फेटिशिज्म हो, जिसको बोलेंगे एक लाइकनेस हो अपने आप में, कि वहाँ के प्रोडक्ट को देख के अपने आप में ही मान लिया जाता है कि हाँ यहाँ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सही होंगे। तो इस तरीके को बनाना, तो जो कंजप्शन होता है वो मैक्सिमम इन कंट्रीज का वो इन्हीं पेरिफेरी और नॉन पेरिफेरी कंट्रीज में होता है।
तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही इमैनुअल वॉलरस्टीन ने समझाया अपने जो इस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से, द कोर, द सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी, यही इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। इसको आप याद रखिएगा। और आज का ये हमारा वीडियो, और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।